नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसकी हमने सीमापुरी वाली स्टोरी पूरी कंप्लीट कर ली थी और आज इस वीडियो में हम फिरोज़ाबाद की जो स्टोरी रहती है उसको कंप्लीट करेंगे। तो फिरोज़ाबाद की जो स्टोरी है इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, जो फिरोज़ाबाद है काफ़ी ज़्यादा फेमस है बैंगल्स के लिए, यानी चूड़ियों के लिए। तो ये जो स्टोरी है हमें इसी से रिलेटेड रखनी है कि जो फिरोज़ाबाद है अगर ये बैंगल्स के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जो चूड़ियाँ बनाते हैं उनकी लाइफ कैसी है, बच्चों की लाइफ कैसी है, उसके बारे में हमें स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो ये जो स्टोरी है जैसे कि हम जानते हैं, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था आपके साथ कि ये लिखी है एनीस जंग ने, जिनका जन्म ओडिशा रौरकेला में हुआ था। ये एडिटर और कॉलमनिस्ट रही हैं। तो इन्होंने जो बात की है लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर, तो ये एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया इनकी स्टोलन चाइल्डहुड की कहानियों में से। अब ये जो रही हैं, इन्होंने मेन बात यहाँ पे की है पॉवर्टी की, और किस तरीके से जो ट्रेडिशन होते हैं, रिवाज होते हैं, वो बच्चों की लाइफ के अंदर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। बच्चों से उनके अधिकार कैसे छीन लिए जाते हैं, कभी गरीबी का नाम लेकर तो कभी रिवाजों का नाम लेकर। तो यही इन्होंने अपनी पूरी कहानी में हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है। तो जो फिरोज़ाबाद की स्टोरी है इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सीमापुरी की स्टोरी नहीं देखी है तो ऊपर मैं लिंक यहाँ पे लगा दूंगी आई बटन में, आप देख लेना। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको वो चीज़ें समझाने की कोशिश की थी और आपको विजुअलाइज करवाने की भी काफ़ी हद तक कोशिश की थी। तो अब हम देखते हैं फिरोज़ाबाद की हमारी स्टोरी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक गाड़ी चलाना चाहता हूँ। इस तरीके से अब कौन है जो गाड़ी चलाना चाहता है, तो वो व्यक्ति है मुकेश। अब मुकेश एक छोटा बच्चा है जो कहाँ पे काम करता है, जो काम करता है चूड़ी बनाने का, जो चूड़ी बनाने के कारखाने होते हैं, जगह होती है, वहाँ पे मुकेश काम करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया एक चाइल्ड है, ये एक बच्चा है। अब इसको कहाँ पे होना चाहिए, ये सुबह से लेकर रात तक कहाँ काम कर रहा है, चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में कर रहा है, बैंगल फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब ये बच्चा है, हमें पता है बच्चे का अधिकार क्या होता है कि वो मस्ती करे, खेले, पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे से अपनी जीवन जिए। तो ये जो चाइल्ड है ये एजुकेशन को लेने की बजाय क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है बैंगल फैक्ट्री में, यानी चूड़ी बनाने वाले कारखाने में। अब ये जो स्टेटमेंट है, जब एनीस जंग बात करती है मुकेश से, तो ये कहता है कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। ये बताता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा और मैं चाहता हूँ मेरी भी एक गाड़ी हो जिसको मैं ड्राइव करूँ, जिसको मैं चलाऊं। अब ये जो बच्चा है ये ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे ना इसे ये पता है कब जो है दिन से रात हो जाती है, कब रात से सुबह हो जाती है, और ये लगातार चूड़ी बनाता रहता है, जिससे ना इसे एजुकेशन मिल पा रही है। इतना ये गरीब है कि इसको देखकर ही बता सकते हैं इसने ठीक से खाना भी नहीं खाया है, ना ये ठीक से रह पा रहा है, कोई बेसिक इसके पास चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। अब जो मुकेश है इससे थोड़ी और बात करती है एनीस जंग, तो ये बताता है कि अभी मेरा घर जो है ना वो नया बन रहा है और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वहाँ पे, तो मैं दिखा के लेके आता हूँ मेरा घर। अब एनीस जंग जो है वो देखती है कि मुकेश की आईज में एक स्पार्क होता है, एक चमक होती है, जिसको देखकर वो उसके साथ जाने का निर्णय करती है। और ये जो बच्चा होता है अपने साथ ऑथर को लेके जाता है और दिखाता है कि ये देखो ये मेरा नया घर तैयार हो रहा है। तो जैसे जैसे वो उसकी घर की ओर बढ़ रहे होते हैं तो एनीस जंग देखती है कि इनका पूरा का पूरा जो इलाका है, जितना ये जो स्पेस है, इसके घर को जाने वाली जितनी गलियां हैं वो तो पूरी चोक्ड हो चुकी है, बुरी तरीके से भरी हुई है कचड़े से, गार्बेज से। नाली जो है बुरी तरीके से बह रही है, बहुत ही खराब यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि हालात रही होगी उस जगह की, जिसमें चलने के लिए भी ठीक से जगह नहीं है, हर जगह बस गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। और उसमें मुकेश कहता है कि मैं यहीं पे रहता हूँ और ये मेरा घर है जो बन रहा है। उसको देखकर ऑथर हैरान हो जाती हैं एनीस जंग की, ये कैसा घर है, ये तो लग रहा है ये क्या है, हर जगह तो बदबू आ रही है, सारी गलियां सड़ रही हैं, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, जो डोर है, दरवाजे हैं, जिसको ये कह रहे हैं मेरा नया घर बन रहा है, उस घर के पूरे जो दरवाजे हैं वो बुरी तरीके से हिल रहे हैं, कोई विंडो नहीं है, कोई वेंटिलेशन का जरिया नहीं है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला वो इलाका है।
तो वैसे ही जैसे वो एंटर करते हैं उसके घर में, तो मुकेश अपने साथ लेके गया है वो घर में ही। तो जैसे ही मान लो ये डोर है, इनसे वो एंटर करते हैं दोनों, मुकेश और एनीस जंग। तो यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है। वो जो लेडी है वो काफी बूढ़ी नजर आती है, उसकी आईज ऐसे धुंधली धुंधली नजर आती है। अब ये जो लेडी होती है ये होती है मुकेश की ग्रैंड मदर, यानी मुकेश की दादी। अब ये जो है एनीस जंग, इनसे बात करती है मुकेश की दादी से। तो ये जो मुकेश की दादी है, इनके हस्बैंड भी बैंगल फैक्ट्री में काम किया करते थे, चूड़ी बनाने का काम करते थे। और जहाँ पे ये काम होता है चूड़ी बनाने का, वहाँ पे बहुत ही गर्म भट्टियाँ होती हैं, यानी एकदम गर्म आग के पास काम करना पड़ता है, वेल्डिंग ग्लास करने पड़ते हैं, चूड़ियाँ तब बनती हैं। बहुत ही ऐसी जगह होती है वहाँ पे जहाँ पे रोशनी भी कम से कम आ रही है, बिना एयर के बिना लाइट के वो 24 घंटे वहाँ बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो जिससे मुकेश की जो ग्रैंड मदर, इनके हस्बैंड थे, यानी मुकेश के जो ग्रैंड फादर थे, दादा थे, तो उन्होंने भी अपनी आंखें खो दी थी और बाद में अपनी लाइफ भी गवा बैठे थे। किस वजह से? इस बैंगल फैक्ट्री में काम करने की वजह से। तो मुकेश की ग्रैंड मदर यही कहती है कि ये उनका कर्म था और यही उनकी डेस्टिनी थी। यानी इनका मानना ये है कि चूड़ी बनाना ही इनका कर्म है और बाद में जो भी होगा वही उनकी डेस्टिनी रहेगी, लास्ट का जो गोल है उनका वही रहेगा। एक तरीके से इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि यही इनका रीति रिवाज है, यही इनका ट्रेडिशन है, जैसे पहले चलता आया है। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन बैंगल फैक्ट्री में काम करती रहेगी, उसी तरीके से जैसे इसके ग्रैंडफादर ने किया, वैसे ही अभी मुकेश को, छोटे एक बच्चे को एजुकेशन देने की बजाय उसको खेल कूद में आगे उत्सुक करने की बजाय, आगे उसको प्रमोट करने की बजाय क्या कर रहे हैं, उसको एक बैंगल फैक्ट्री में भेज रहे हैं। और ये और मानना है इनका कि यही इसका कर्म है और यही इसकी डेस्टिनी है, यही इनका गोल है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखने को मिलता है कि बच्चे का यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है, चाइल्ड लेबर भी हो रहा है, साथ में किस नाम से हो रहा है? एक तो हमारे पास है पॉवर्टी। सबसे पहले पॉवर्टी को फैक्टर लेते हैं कि ये गरीब हैं, अब खाने के लिए भाई कमाना तो पड़ेगा। अब ये पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, गरीबी है इनके घर में, तो कहीं ना कहीं ये पॉवर्टी भी मुकेश को धकेल रही है कि वो इस तरीके से चाइल्ड लेबर में योगदान दे। इसके अलावा ट्रेडिशन, जैसा हमने देखा इसकी दादी को लगता है यही इनकी डेस्टिनी है, यही इनका कर्म है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशन की बात भी करते हैं कि यही हमारा रीति रिवाज है और हम इसी तरीके से काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये सब जब एनीस जंग देखती हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और इसके बाद वो देखती है वहां पे एक फ्रेल वुमेन बैठी हुई है, काफी ज्यादा उनके फेस को देख के लग रहा है कि उनकी आंखों के अंदर धुआं जा रहा है, क्योंकि वो चूल्हे के पास बैठी हुई है और उसमें बार बार फूंक मारकर वहां से धुआं निकल रहा है ताकि आग वो निकाल सके, इसलिए वो फूंक मार रही है। इसके बाद वो हंसती हैं देखते ही एनीस जंग को, और इतनी देर में ही जो यहाँ पे हम कहते हैं जो बड़े होते हैं, मेल एल्डर्स होते हैं, उनमें से कोई एंट्री करता है और वो अपना जो मुंह है वो अपने पल्लू से ढक लेती हैं। तब पता चलता है कि ये इस घर की बहू है और उसकी एज भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। असल में वो कौन थी? मुकेश के बड़े भाई की बीवी थी, यानी बहू थी उस घर की। तो वो डॉटर इन लॉ है। तो उसकी दादी ये भी बताती है कि हमारे घर में जो बहुएं होती हैं वो बड़े जो मेल होते हैं उनसे अपना जो मुंह है वो ढक लेती हैं। तो ग्रैंड मदर का यही मानना था, ये गॉड गिवन लीनेज है, यानी यही भगवान ने हमें एक ट्रेडिशन के रूप में हमें एक चीज प्रदान करी है जिसे हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेके जाना है। तो इसी के अंदर एक सविता नाम की लड़की इसकी दादी के साइड में बैठी हुई होती है। क्या होता है उस लड़की का नाम? सविता। और उसने एक फ्रॉक पहना हुआ होता है और वो क्या करती है, वो भी चूड़ी बनाने के लिए ही कुछ काम कर रही होती है। लेकिन वो जो एनीस जंग है उसको ऐसे ध्यान से देखती है जैसे तो ये मशीन बन चुकी हो ये लड़की, इसके हाथ ऐसे काम कर रहे जैसे कोई मशीन हो, टोंग ऑफ मशीन हो। अब ये सोचती है एनीस जंग की अभी अपने हाथों से चूड़ियां बना रही है, ये इतनी छोटी लड़की है, इसे पता भी नहीं होगा कि क्या इन चूड़ियों की रिवाज है, क्या इसे माना जाता है। फिर एनीस जंग सोचती है कि एक दिन ऐसा आएगा ये चूड़ी बना रही हो, चूड़ी बनाते बनाते यही चूड़ियां किसी दिन इसके हाथों में भी आ जाएंगी और ये भी चूड़ी पहनने लग जाएगी। और ये जो चूड़ी है इसकी ऑस्पिशियसनेस, यानी एक तरीके से क्या इनका मायना है, किस तरीके से ये हमारे हिंदू रिवाज में माना जाता है, तो ये सविता को पता चलेगा। तो इनका मानना यही था। और फिर जब थोड़ी और बातें की जाती हैं इसकी ग्रैंड मदर से, तो इसकी ग्रैंड मदर कहती है हमें तो ना जाने कितना टाइम हो गया, हमने फुल मील जो है अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं खाई है, यानी नॉट अ सिंगल फुल मील दे हैव कंज्यूम्ड इन देयर एंटायर लाइफ।
पूरे ज़िंदगी में कभी इन्होंने फुल मील यानी कंप्लीट खाना नहीं खाया है। इसे हम देख सकते हैं कि अगर उसकी दादी ये बात कह रही है तो इतनी बड़ी एज में अगर कोई कहे मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी पेट भर के खाना ही नहीं खाया है, तो इससे पता चलता है उनके हालात जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, बहुत ही गरीबी से वो जूझ रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद आगे वहाँ पे एक ग्रुप मिलता है उन लोगों का, उन मेल का ग्रुप होता है पर्टिकुलरली ये, जो वहाँ पे बैठ के कुछ काम कर रहे होते हैं। तो उनसे एनिस जंग पूछती हैं क्या कभी तुमने ट्राई नहीं किया, क्यों तुम इस काम में फंसे रहे हो, तुम्हें पता है अगर तुम लॉ की हेल्प लो तो तुम्हारी हेल्प भी की जाएगी, तुम पुलिस वालों की हेल्प लो तुम्हें यहाँ से निकाला भी जाएगा, तुम इतना ओवर टाइम करते हो, दिन रात लगे रहते हो, तुम्हारी आंखें खराब होती है, तुम्हारी हेल्थ खराब होती है। तो वो बताते हैं कि हम हेल्प लें तो किसकी लें, अगर हम पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वाले भी जितने साहूकार हैं, जितने ये लॉ बनाने वाले पॉलिटिशियन हैं, लॉ बनाने वाले लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, सारे के सारे मिले हुए हैं। अगर हम पुलिस वालों से शिकायत भी करते हैं तो पुलिस वाले आकर हमारी ही पिटाई कर देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है ऐसा बोझ एक छोटे से बच्चे से शुरुआत करके इनके ऊपर डाल दिया जाता है। जैसे इस मुकेश जो है एक बच्चा है, इस बच्चे के ऊपर शुरुआत से ही एक ऐसा बैगेज, एक ऐसा बोझ डाल दिया जाता है जो कभी भी वो अपनी जिंदगी में नीचे नहीं उतार पाता और बचपन से लेकर के अपने बुढ़ापे तक उस बोझ को लाद कर चलता रहता है, ढोकर चलता रहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है, यहाँ पे एनिस जंग ने बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें भी कही हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन लाइट आउटसाइड, कि वो इतने अंधेरे में काम करते हैं मानो उनकी आंखें जो है अब लाइट से नहीं बल्कि डार्क अंधेरे से ही एडजस्ट हो चुकी हैं, यानी अंधेरे में ही कंफर्टेबल फील करते हैं वो। इसके बाद ये वाली मैंने स्टेटमेंट जस्ट आपको बताई थी कि इस तरीके से सोसाइटी ने उनके ऊपर एक बैगेज रख दिया है एक छोटे से बच्चे के ऊपर जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नीचे उतार नहीं सकता। तो अगर हम आगे चले तो आप देख सकते हो जब ये बात मुकेश ने कही, आप ये देख सकते हो ये चूड़ी बना रहे हैं और कितने छोटे छोटे बच्चे भी इस काम में लगे हुए हैं। तो जब जो मुकेश है उसकी ये सारी हालात देखने के बाद भी, तो जब मुकेश ये कहता है कि मैं बड़े होकर मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और चलाना चाहता हूँ गाड़ी, तब जो ये उसका सपना है ये इस तरीके से लगता है जैसे कि एक मिराज हो। मिराज का मतलब क्या होता है, जैसे रेगिस्तान है, कोई पानी नहीं है, तो एक इमेजिनेशन है, वो एक ऐसा लगता है जो धुंधला इमेजिनेशन है, कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से लगता है कि जो उसकी धूल की भरी हुई गलियां हैं, सड़ रही हैं, जो उनके बीच में एक उसका जो सपना है एक मिराज की तरह नजर आता है। इसके बाद आप देख सकते हो ये जो गली है देखने में कितनी खराब लग रही है, हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से हम कभी जाएं या फिर हम यहाँ कभी रहें। तो इसी प्रकार की जगह में जो मुकेश है वो रहता है। इस तरीके से अगर चले कोई साइडों में तो बहुत ही ज़्यादा स्टिंक कर रही होंगी ये स्ट्रीट, साथ में चौक ढाई ये सारी की सारी गार्बेज से। तो इसी तरीके के एरिया में मुकेश यहाँ पे रहता था। तो इसके बाद इश्यूज, ये जो हमने 2 स्टोरी पढ़ी है लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर, सबसे पहली सीमापुरी की, दूसरी फिरोजाबाद की। इसमें जो इश्यूज उठाए गए हैं एनिस जंग के द्वारा, सबसे पहला है चाइल्ड लेबर, इसके बाद है एक्सप्लॉयटेशन इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, की रीति रिवाजों के नाम से किस तरीके से एक छोटे से बच्चे का ही एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। और साथ में करप्शन की भी बात की है, जैसे हमने लास्ट में देखा कि अगर ये जो है पुलिस वालों को भी कंप्लेन करते हैं तो कोई इनका साथ नहीं देता, बल्कि इन्हीं के ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो ये जो मेन है ये करप्शन ही कहीं ना कहीं यहाँ पे इशू जो है वो रेज किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये भट्टी लगी हुई है, ये तो फिर भी डे लाइट के अंदर है, लेकिन अगर ये भी ऊपर से कवर हो जाए, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, और इस तरीके के एरिया में अगर बैंगल मेकर काम करेंगे तो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये दोनों स्टोरीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।